स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुक करते हैं पहली खबर का। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस में हुई ऑनलाइन बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखे जाने पर फिर से मुहर लग गई है। शुक्रवार शाम को जारी किए गए बयान में एफटीएफ ने बताया कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ 27 सूत्रीय एजेंडे को पूरा करने में विफल रही है। एफटीएफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा नामित करने वाले 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी पाकिस्तान की सरजमी से गतिविधियां चला रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की उसकी प्रतिबद्धता से संतुष्ट नहीं है। एफटीएफ ने पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्त पोषण को पूरी तरह रोकने के लिए कुल 27 कार्य योजना पूरी करने की जिम्मेदारी दी थी, जिनमें से उसने अभी 21 को पूरा किया है और कुछ काम पूरे नहीं कर सके हैं। और इसी को देखते हुए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही फिलहाल पाकिस्तान बना रहेगा। तो इमरान खान को अभी और भी बुरे दिन देखने होंगे। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फिलहाल पाकिस्तान बना रहेगा। और इस मसले पर चर्चा के लिए अनिल गौर जी, रक्षा विशेषज्ञ जो हैं, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार पल्लवी जी। सर, आपकी प्रतिक्रिया मैं सबसे पहले चाहूंगी। एफएटीएफ ने देखिए ऐलान कर दिया है कि अभी पाकिस्तान फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, आपका रिएक्शन? देखिए, एफएटीएफ के अंदर एक जो सबसे बड़ी जो मैं कहूंगा कमी है, किसी देश को टेररिस्ट देश को ब्लैकलिस्ट करने के लिए, उसमें यह है कि सिर्फ 3 मेंबर चाहिए जो इसके वोट के खिलाफ हो। और पाकिस्तान जो है हमेशा इन 3 मेंबरों की वजह से बचता आया है और अभी भी वैसा ही हुआ है। और ये 3 मेंबर कौन है? ये 3 मेंबर हैं चाइना, मलेशिया और टर्की जी। अभी तक अगर इसके जो एफएटीएफ की जो टास्क फोर्स की टीम और इसका जो मैं कहूंगा जो हमारे जो इसके एक तौर तरीके के अंदर अगर होता कि ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए 25 या 30% या 50% वोट चाहिए, तो पाकिस्तान कब से एक ब्लैकलिस्ट के अंदर होता। बिल्कुल। तो अभी तक यही चलता रहेगा और जब तक चाइना, मलेशिया और तुर्की पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे, ये ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। ब्लैक लिस्ट में इसका पहुंचने का कोई मकसद नहीं रहेगा। और आपने देखा कि ये कार्रवाई कोई नहीं करता और उसके सिर्फ दिखावा करता है कि मैंने कार्रवाई की है। जितनी प्रोस्क्राइब टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अपना नाम बदल के वही कार्रवाई कर रही हैं। और वो क्या है कि जब नाम बदल लेती हैं, नया अकाउंट खोल लेती हैं, तो पाकिस्तान कहती है देखिए जी हमारे पास जो है इसका रिकॉर्ड नहीं है जी। तो आज तक देखिए दाऊद इब्राहिम को अभी तक उन्होंने माना नहीं कि वो वहां पे है। मसूद अजहर को नहीं माना कि वो वहां है, उसको पकड़ा छोड़ दिया। उसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं आता उनके पास। हिंदुस्तान ने इतना जो उनको मसौदा दिया था 26/11 का सारा इकट्ठा करके, वो कहते हैं जी, कोर्ट कहता है इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट के सामने वो रखते ही नहीं है। अच्छा, जितना पैसा ये इकट्ठा करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो कहते हैं ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हेल्प कर रही हैं लोगों को। वहां पे वो सारा का पैसा जो है वो मिलिटेंट्स को, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं। ये जो लोगों को रिक्रूट करने के लिए देते हैं, उनके गरीब घरों के अंदर देते हैं। और ये जो है ऑलरेडी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री तक बन चुकी है कि कैसे गरीब घरों में से जाके ये उनको रिक्रूट करते हैं, उनके घर वालों को कहते हैं देखिए आप बच्चा हमें दे दीजिए, हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको कुछ पैसे दे देते हैं, बस खत्म। और उसको बाद में एक जिहादी बना देते हैं। तो लेकिन ये सर, जो चीज है कोशिश सारा काफी चलता की गई रहेगा पाकिस्तान की तरफ से कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सके। कोशिश काफी की गई पाकिस्तान की तरफ से। अब चूंकि वो अभी ग्रे लिस्ट में ही रहने वाला है, तो एक झटका तो इसके लिए माना ही जा सकता है कि इमरान खान को एक झटका तो लगा ही है। वहां की हालत वैसे ही खराब है, पाकिस्तान में अपना एक अलग ही गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसे में एफएटीएफ का ये बड़ा ऐलान कि वो अभी ग्रे लिस्ट में ही रहने वाला है, तो एक झटके के तौर पर तो इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल, मैं कहूंगा झटके के तौर पे तो है ये, पर जो इमरान खान डर रहे थे कि शायद वो ब्लैकलिस्ट में हो जाएंगे,
वो जो है डर उनका खत्म हो गया, क्योंकि अब उनको एक यकीन हो गया कि वो ब्लैक लिस्ट नहीं हो सकते। जी। क्योंकि अगर वो ब्लैक लिस्ट हो जाते तो उससे ये होता है कि जितना फॉरेन एड उनको मिल रहा है, चाहे वर्ल्ड बैंक का है चाहे दूसरे बैंकों का है, वो सारा बंद हो जाता। बिल्कुल। साथ साथ में जो है एक ब्लैक लिस्ट होने का मतलब ये है कि आपके पास टोटल फाइनेंशियल आइसोलेशन हो जाती, आपका बिजनेस वगैरह बंद हो जाता। पर अब उसको पता है कि भाई वो नहीं होगा, और उसको जो मतलब कि एक नेशन को जब उसको ग्रे लिस्ट में होने के बाद वो कोशिश करता है कि जी मैं ग्रे लिस्ट से निकल जाऊं, मैं ये सारी कार्रवाई करूं, वो पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि उसी ने ये सारे जितने मिलिटेंट्स हैं उसने पाले हैं। इन सब मिलिटेंट्स की मां जो है वो आईएसआई है, और उसी ने इन सबको पाल पोस के बड़ा किया है और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। और आपने देखा कि अभी जो है कुछ जो मिलिटेंट जो हैं वो अब इन्होंने अपने एसएसजी को दे दिया, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो है, जो ट्रेनिंग करते हैं उनको दे दिए हैं, और उनसे ट्रेनिंग वहां के उस हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो जब हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ करें तो वो अपने आप को ज्यादा एक इफेक्टिव वे से ऑपरेशन कर सके और ज्यादा यहां पे मार काट कर सके। बिल्कुल। तो ये चीज जो है पाकिस्तान की चल रही है, और इसलिए पाकिस्तान को अब मैं कहूंगा कि ये इमरान खान के बस में भी नहीं है कि ये जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इनको ये रोके। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने देखा आज कराची में क्या हुआ पीछे, अभी बिल्कुल। एक उन्होंने इमरान खान तो फिलहाल फौज खुद ने की सरकार जबरदस्ती, चलाने में ही नाकाम साबित हो रहे हैं, कितने आरोप उन पर लग रहे हैं और प्रदर्शनों का दौर इस समय पाकिस्तान में जारी है। आप एकदम सही कह रहे हैं अनिल जी, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए तो आपको हम ये जानकारी दे दें कि पाकिस्तान फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। एफएटीएफ ने ये ऐलान कर दिया है कि अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लंबे समय तक मीडिया से दूर रहने वाली जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम अनुच्छेद 370 वापस लेकर रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को लेकर भी बड़ी बात बोली, जिस पर विवाद होना तय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि मैं जम्मू कश्मीर के अलावा कोई दूसरा झंडा नहीं उठाऊंगी। फिर उन्होंने एक बार फिर से एक देश दो झंडे वाली सियासत को आगे करते हुए तिरंगा हाथ में लेने से इनकार कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा जिसे डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। वो झंडा हमारे आइन का हिस्सा है, हमारा झंडा तो ये है, उस झंडे से हमारा रिश्ता इस झंडे ने ही बनाया है। और इस मसले पर भी चर्चा के लिए अनिल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप महबूबा मुफ्ती के इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वह हमारे देश के तिरंगे झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगी? अगर जैसे उन्होंने ये बयान दिया है, अगर उनमें थोड़ी भी शर्म होती तो वो जिस घर में रह रहे हैं, जिस कौम में रह रहे हैं, उससे निकल के अपने घर जो उनका एंसेस्ट्रल हाउस है अनंतनाग के अंदर वहां चले जाते, और बिना सिक्योरिटी के खाना हिंदुस्तान का, पहनना हिंदुस्तान का, सिक्योरिटी हिंदुस्तान की लेनी, जवान हिंदुस्तान के मरवाने, और ये कहना कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, ये तो ना, मैं कहूंगा बिल्कुल शर्मनाक बात है। और इसमें इसमें इनको आज सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकी जो सिक्योरिटी है वो हटा देनी चाहिए, और सारे के सारे जो उनको फैसिलिटी दी है, गाड़ी वगैरह, वो सब ले लेनी चाहिए, और उनको कहना चाहिए ठीक है आप तिरंगा नहीं उठाना चाहते तो चलिए आप कॉमन मैन की तरह सड़क पे चल के देखिए, तो इनको पता लगेगा। ये सारे के सारे जो हैं, ये मैं कहूं, मैं ज्यादा अब ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, क्योंकि आज मेरा खून खोल रहा है। एक फौजी होने के नाते जो जान देने के लिए तैयार होते हैं अपने देश के लिए, ऐसी बात कहना जिसके लिए हम तिरंगे के अंदर जब हम जान देते तो हम तिरंगे के अंदर लिपटे हुए आते हैं, तो उसके कहना कि हम उसको उठाएंगे नहीं, और फिर यहां पे बैठ के उसी देश का खाना, उसी देश से गवर्नमेंट से पैसे लेने, उसी गवर्नमेंट के अकोमोडेशन में रहना, उसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेनी, ये तो सरासर मैं कहूंगा एक खिलावा है, एक झूठ है, और एक अपने आप को और दूसरे लोगों को झूठ दिखाने की बात है। आप इमीडिएटली अगर इतने आप में अपने अंदर अपनी एक आत्मा है आपके अंदर, तो इसको इमीडिएटली इस घर के इधर से पैदल निकल जाना चाहिए और कहना मैं अपने घर जा रही हूं अनंतनाग में,
रहूंगी जैसे है, मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, ना मेरे को कोई पेंशन चाहिए जो एमएलए की पेंशन है, ना मेरे को कुछ चाहिए। क्योंकि अगर इस देश का आप ये बात कहेंगे कि इस देश के आपको सब फैसिलिटी मिले और फिर आप तिरंगा नहीं उठाएंगे, उस तिरंगे के साथ में जिसने आपके जिसके छत्र छाया में आपको सब कुछ दिया, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, तो मैं कहूंगा इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं है। बिल्कुल। और सर, जिस तरह की बयानबाजी नेताओं की तरफ से की जा रही है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला या उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, इनकी बयानबाजी का किया क्या जाए। देखिए, जब तक इनकी रिहाई नहीं हुई थी तो पूरे देश भर में ये चर्चा हो रही थी कि आखिर किस लिए उन्हें नजरबंद करके रखा गया है, क्या छुपाया जा रहा है। अब चूंकि इन्हें रिहाई दे दी गई है तो इस तरह के भाषण इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है कि इनकी इस बयानबाजी से धारा 370 इन्हें वापस मिल जाएगी? पल्लवी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी गलती जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रही है इतने सालों से। जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको जिस हिसाब से पाल के रखा है, आप देखिए अब मिलिटेंसी जो है वो कैसे आई है कश्मीर घाटी के अंदर। 87 के अंदर जो फारूक अब्दुल्ला राजीव गांधी अकॉर्ड हुआ और उसके बाद में जो इलेक्शन हुए और जिस हिसाब से वो रिगिंग हुई, ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो था, मुफ्त जो था, वो जीत रहा था। ये सैयद सलाहुद्दीन कौन है? ये सैयद सलाहुद्दीन एक लेक्चरर था जो जीत रहा था वहां से, जिसको इन्होंने कोठरी में डाल के अंदर बंद किया। इसके साथ में इसके बाकी साथी भी बंद, जिसके बाद उन्हीं ने, उनके साथियों ने महबूबा जी की बहन को किडनैप किया और वहां से छुड़ाया उनको। तो ये मिलिटेंट बनाने वाले कौन है? ये यही लोग हैं। और उसके साथ में साथ देने वाला कौन है? मैं कहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। बिल्कुल। तो ये अगर इस हिसाब के बयान दे रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका संज्ञान नहीं ले सकती इसके ऊपर? जैसे कि फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि जी चाइना की मदद से हम 370 करेंगे। क्या ये एक सेडिशियस स्टेटमेंट नहीं है? बिल्कुल। ये इसके खिलाफ क्या कोई उसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सारा जो मैं कहूंगा लूट खसूट का पैसा इकट्ठा किया हुआ है, ये सब इन्होंने किया और सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देखरेख में हुआ है। ये अब जाके इनके ऊपर जो है नकेल कस रही है कि एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। तो अब जाके इनको लग रहा है कि भाई अब जो हम इतने सालों से एक हमें कवच मिला हुआ था, मैं कहूंगा करप्शन करने का कवच मिला हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो अब शटर हो गया है। अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। इसीलिए ये बयान देते रहते हैं। ये बयान से कुछ नहीं होना, इनको कुछ इनको मिलना नहीं है। जो अभी 370 चला गया है वो चला गया। अब आप देखिए हाल ही में जम्मू के अंदर भी एक आवाज उठ गई है कि जम्मू को स्टेटहुड चाहिए, कि जम्मू को कश्मीर से अलग कीजिए, हमें कश्मीर घाटी के साथ कोई मतलब नहीं है, कश्मीरियों के साथ कोई मतलब नहीं है। और कश्मीर के अंदर 2 यूनियन टेरिटरी बना दीजिए, एक कश्मीरी पंडितों के लिए और एक इनके लिए बाकी मुसलमानों के लिए, ताकि वो कश्मीरी पंडित जो वहां से भगाए गए हैं वो भी रह सके चैन से और जम्मू के लोग भी रह सके चैन से। अब आप मेरे को बताइए आगे क्या होगा? बिल्कुल। अलग अलग मांगे लगातार उठती ही जा रही हैं और इस बीच इस तरह के भड़काऊ भाषण कहीं ना कहीं आग में घी डालने का ही काम करते हैं। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए सर मैं आपको बीच में रोक रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा का आप हिस्सा बने रहे। तो आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही हैं जो वाकई में खून खौला देने वाली है। उन्होंने कहा है कि हम भारत का झंडा नहीं उठाएंगे, हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वो अपनी टेबल पर जम्मू कश्मीर का झंडा और इसके अलावा अपनी पार्टी का झंडा लगाकर ही बैठी थी। और जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो तिरंगे झंडे को नहीं उठाएंगी। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से शुक्रवार को एनसीपी में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी का दामन थाम लिया। एनसीपी से जुड़ने के बाद एकनाथ खड़से बीजेपी पर जमकर बरसे। एकनाथ खड़से ने कहा कि मुझे प्रवर्तन निदेशालय की धमकी दी गई है। इस मसले पर तमाम चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੋਰ ਲਓ ਸਾਥੋਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਿਜਾਈ 'ਚ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे थे कि एकनाथ खड़से ने एनसीपी ज्वाइन कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया और इसके बाद पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से शुक्रवार को एनसीपी में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी का दामन थामा। एनसीपी से जुड़ने के बाद एकनाथ खड़से बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। एकनाथ खड़से ने कहा कि मुझे प्रवर्तन निदेशालय की धमकी दी गई। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि मुझे बीजेपी में कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, मैं कभी पीछे नहीं हटता। मुझ पर आरोप लगाने के लिए कुछ महिलाओं को साथ लिया गया। एकनाथ खड़से ने बताया कि मुझे अगर मैं पार्टी बदलता हूं तो वे ईडी को मेरे पीछे लगा देंगे, पर मैंने कह दिया है कि अगर आप ईडी मेरे पीछे लगाते हैं तो मैं आपकी सीडी चलाऊंगा। बीजेपी से नाराज खड़से ने कहा कि 40 साल तक पार्टी की सेवा करने के बावजूद मुझे जो मिला वह एसीबी की पूछताछ और छेड़छाड़ का मामला रहा। बीजेपी के पूर्व नेता ने कहा कि दिल्ली में मेरे कुछ वरिष्ठों ने मुझे एनसीपी में शामिल होने का सुझाव दिया था। बीजेपी में कई वरिष्ठ नेता हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भूमि घोटालों के आरोपों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब मैं उजागर करूंगा कि कुछ लोगों ने कितनी भूमि का अधिग्रहण किया है, बस कुछ समय का इंतजार करें। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि एकनाथ खड़से ने वही किया जो वह चाहते थे। एकनाथ खड़से के महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल होने की संभावनाओं पर पवार ने कहा कि कैबिनेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से शुक्रवार यानी कि आज एनसीपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने शरद पवार की उपस्थिति में एनसीपी का आज दामन थाम लिया है और एनसीपी का दामन थामते ही वे बीजेपी पर जमकर बरसे। तमाम आरोपी की झड़ी उन्होंने लगा दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी में कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई है प्रवर्तन निदेशालय की, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अगर मेरे पीछे ईडी लगाएंगे तो मैं इनकी सीडी चलाऊंगा। उन्होंने कहा है कि मुझे फंसाने के लिए महिलाओं का साथ लिया गया। और इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जितेंद्र और अभय जी दोनों इस समय जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। अभय जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। एनसीपी में शामिल हो गए हैं महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता खड़से, और जैसे ही वो एनसीपी में शामिल हुए उन्होंने आरोपों की बौछार कर दी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देवेंद्र फडणवीस पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए वे नजर आए। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में लग रहा है कि कोई भूचाल आने वाला है। मैडम, ऐसा कोई भूचाल आने वाला नहीं है।
जी। और जहां तक रही शामिल होने की बात, तो ये राजनीति के गलियारों में ये सब खेल होता रहता है। जिसको जहां मौका मिलता है वो तुरंत चला जाता है। आज तो लोग नीति सिद्धांत को हाथ पर रख करके पार्टी बदलने में माहिर हो गए। जी। उनको ना तो राजनीति से मतलब है और ना सेवा से मतलब है, बस अपनी सेवा करने वाले लोग एक पटरी से दूसरी पटरी पर आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस भारतीय तरह से प्रशासन उन्होंने काम ईडी बयान का है, दिया है ईडी कि अपना काम कर देवेंद्र रहा है। फडणवीस गंदी राजनीति करते हैं, ये बात उन्होंने कही खड़से ने कि देवेंद्र फडणवीस गंदी राजनीति करते हैं और मुझे फंसाने के लिए उन्होंने महिलाओं का सहारा लिया। ऐसा कुछ नहीं है। जब आरोप लगा तभी आपको लगा कि देवेंद्र फडणवीस जी गंदे आदमी है। इसके पहले भी आपको लगना चाहिए था, इसके पहले भी वो खराब हो सकते थे। लेकिन जब आप पर आरोप लगता है तब आप कहते हैं कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस गंदे आदमी है, गंदी राजनीति करते हैं। गंदी राजनीति तो वे लोग करते हैं जिनका नाम आया है। ये प्रशासनिक मामला है, प्रशासन उसकी जांच कर रही है, प्रशासन इस मामले को देखेगी। ठीक है जितेंद्र जी, आपसे भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज एनसीपी में शामिल हो गए हैं खड़से, और शामिल होते ही उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरे पीछे अगर ईडी लगाई तो मैं आपकी सीडी चला दूंगा। आवाज पहुंच रही है आप तक जितेंद्र जी? जी अभी पहुंची है। सर मेरा सवाल ये था कि साफ तौर पर एकनाथ खड़से ने कह दिया है कि अगर मेरे पीछे ईडी लगाई गई तो मैं आपकी सीडी चला दूंगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मेरे पीछे क्या, आवाज पर सवाल क्या है मैम? एकनाथ खड़से ने बयान दिया है सर कि अगर मेरे पीछे बीजेपी ने ईडी लगाई तो मैं उनकी सीडी चला दूंगा। साफ तौर पर उन्होंने एक धमकी भी दी है कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं किसी सीडी में जो बीजेपी के लिए भारी पड़ सकते हैं। ओची राजनीति कर रहे हैं, ओची राजनीति है और कुछ ईडी से तो डर क्यों रहे हैं? ये हमारी समझ से परे है। जितेंद्र वत्स साहब, अगर खड़से साहब को ईडी से डर है तो उसका कारण क्या है? ईडी से डरने का कारण क्या है? ईडी से डरने का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रशासन का अपना काम है। अगर आप बढ़िया है, ठीक है, आपकी स्वच्छ छवि है तो आप ठीक है यहाँ तब हम सीडी चलाएंगे। जी। अगर आपके पास सीडी है तो आप सीडी लगने के बाद ही चला दो ना, अभी चला दो। कोई स्थिति है पता चलेगा। उन्होंने साफ तौर पर इस बारे में सिर्फ धमकी दी है, वो सिर्फ धमका रहे थे शायद, या यूं कहें कि चेता रहे थे कि ईडी किसी तरह की कोई गुस्ताखी ना करे और परेशान ना किया जाए। आप दोनों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली खबर से भी रूबरू करवा देते हैं दर्शकों को। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और राहुल गांधी जैसे देश के बड़े राजनेताओं की इस समय एंट्री हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हो रही चुनावी रैलियों में आज पहली बार नीतीश कुमार और पीएम मोदी एक साथ नजर आए। पीएम मोदी और नीतीश ने अरसे बाद एक साथ रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नीतीश के सुशासन की तारीफ की तो नीतीश ने भी केंद्र के कामकाज पर वोट मांगा। एक वक्त में धुर विरोधी रहे दोनों की केमिस्ट्री इस चुनावी सफर में हमसफर वाली दिख रही थी। ये सत्ता के बदलते समीकरण की तस्वीर थी जो लोगों के जहन में छप चुकी है। एनडीए के चुनाव प्रचार में जान फूंकने के लिए शुक्रवार को सासाराम पहुंचे पीएम मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार भी साफ साफ नजर आया। मंच पर पीएम के आते ही हाथ जोड़कर दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और जाते वक्त भी ऐसे ही प्रक्रिया दोनों की तरफ से दोहराई गई। दोनों मेहमान हमारे साथ लाइव पर जुड़ चुके हैं। अभय जी, आप बताइए किस तरह से केमिस्ट्री को देख रहे हैं आप? पीएम मोदी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री आज मंच पर साफ तौर पर नजर आई। लंबे अरसे बाद दोनों मंच साझा करते हुए नजर आए, लेकिन एक बॉन्डिंग खासी यहां दिख रही थी। कोई ब्रांडिंग नहीं थी। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, एनडीए, जनता दल यू हमेशा एनडीए का हिस्सा रहा है। बीच में कुछ समय के लिए आपसी विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। आज फिर दोनों अटूट गठबंधन में जुड़ चुके हैं और पूरे बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी का कार्य और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बिहार में जो विकास कार्य हुआ है उसको लोग चाहते हैं। इन दोनों को बिहार की जनता पसंद करती है, इनके कार्यों को पसंद करती है और यही आज केमिस्ट्री वहां
सासाराम में देखने को मिली कि दोनों नेता आपसी सद्भाव के साथ एक मंच पर एकजुटता के साथ नजर आए। ठीक है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जितेंद्र जी? दोनों की केमिस्ट्री, दोनों की बॉन्डिंग जो आज साफ तौर पर नजर आई बिहार चुनाव में। अभी कुछ फोटो सोशल मीडिया में जारी है कि मोदी जी के चुनाव उनकी रैली में कुर्सियां खाली हैं, लेकिन ये आपका सरासर पूरी तरीके से भरी हुई थी और मोदी जी के आने के बाद यह पूरा का पूरा चुनावी तस्वीर बदल गया। भाजपा और जदयू का गठबंधन 20 साल से पुराना है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, तो फिर ऐसा माना जाए कि एलजेपी जो बड़ी उम्मीद के साथ बैठी हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी के नाम की माला जप रही थी, वो अब कहीं ना कहीं भ्रम चिराग पासवान का टूट गया होगा। आज जो देखा होगा कि किस तरह से नीतीश और मोदी मिले, तो ये भ्रम कहीं ना कहीं टूट गया होगा। अभय जी? 100%। निश्चित रूप से मैडम भ्रम टूट गया है। अब कहीं कोई एलजेपी का यहाँ हवा नहीं है। प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी की संयुक्त रैली में यह साबित हो गया कि एनडीए अटूट है और इसमें फूट डालने वाले जो लोग हैं वो बेनकाब हो जाएंगे विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उधर राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। खास बात यह रही कि लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार और पीएम मोदी ने मंच साझा किया और इस दौरान दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बन रही थी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के सुशासन के दावे करते हुए नजर आए, वहीं बात नीतीश कुमार की करें तो वो केंद्र के तमाम कामों की तारीफ करते हुए आज थक नहीं रहे थे। तो ऐसे में एलजेपी का भ्रम तो टूट गया है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी कितनी घनिष्ठ मित्र हैं और किस तरह से उनका गठबंधन मजबूत है, इसकी तस्वीर साफ तौर पर नजर आ गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।